नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 24 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागौन के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है सागौन के वृक्ष पाया जाता है। बात करें सागौन का पेड़ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्म और आर्द्र जलवायु पसंद करते हैं जहाँ शुष्क और आर्द्र मौसम का स्पष्ट अंतर होता है और पेड़ पानी बचाने के लिए शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन भारत में मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं और इन्हें मिश्रित दृढ़ लकड़ी वाले जंगल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत के किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? सभी को पता है, उत्तरी क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत के उत्तरी क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में विकसित हुआ है, फारसी और मुगल प्रभावों से समृद्ध हुआ और दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत से अलग होकर एक स्वतंत्र शैली के रूप में उभरा, जिसमें ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी और ताराना जैसे शैली शामिल है और इसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है। प्रमुख शैली की बात कर ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, कजरी, गजल इसके प्रमुख रूप है। वाद्य यंत्र की बात कर सितार, सरोद, तबला और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रमुखता से होता है। ज्ञान का माध्यम से घराना नामक संगीत विद्यालयों की एक प्रणाली के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर यह है कि यूकैरियोटिक कोशिका में एक सुविकसित केंद्रक और झिल्ली बंद अंग होता है, वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल, छोटी और बैक्टीरिया होता है जिनका डीएनए बिखरा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जटिल जैसे पौधे, जानवर होता है जिसमें डीएनए केंद्रक के अंदर रैखिक रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना था? 1% था। 1991 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर संकट के कारण बहुत कम, लगभग 1% था, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधार के बाद यानी एलपीजी के बाद यह तेजी से बढ़कर अगले कुछ सालों तक औसतन 6.7% तक पहुंच गया, जिससे अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिला और विकास की गति बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? बात करें हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच करोड़ों साल पहले शुरू हुई टक्कर का नतीजा है और यह टकराव आज भी जारी है, जिससे हिमालय पर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से बने यह दुनिया की सबसे ऊंची और नई पर्वत श्रृंखला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान कृषि कल्याण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अगर बात करें भारत के टोटल केंद्रीय मंत्री के, जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, अमित शाह की बात करें गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है, नितिन जयराम गडकरी की बात करें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मामलों के मंत्री हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और विद्युत मंत्री है, एचडी कुमार स्वामी की बात करें तो भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री है, पीयूष गोयल जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है, श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री है, राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह जो है पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री है, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाज, अरण्य और जलमार्ग मंत्री है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, ज्योतिराज एम सिंधिया जो है संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री है, भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री है, श्री किरण रिजिजू संसदीय मामलों के मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है, मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले में खेल के मंत्री है, श्री किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री है, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बात करें सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था और बाद में इसे सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को पूर्ण वैधानिक सत्ता मिला था, जिसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना था ताकि बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ था। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और 5000 प्लस एथलीटों ने भाग लिया था। 23 मेडल स्पोर्ट्स और एक डेमो स्पोर्ट यानी खो खो शामिल था और पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कियांग और साइकिलिंग जैसे खेल जोड़ा गया था, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खिताब जीता और ओलंपियन श्री हरि नटराज ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हुएनसांग भारत आया था। बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु हुएनसांग जो भारत आया था, जो लगभग 630 ईस्वी में आया और करीब 15 साल तक भारत में रहा, जिन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त किया और अपनी यात्रा वृत्तांत सी यूकी में उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने, अपक्षय और जैविक पदार्थों के मिलने से होता है, जिसमें हवा, पानी, तापमान और जीव जैसे सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर हजारों साल तक काम करते हैं, जिसे चट्टान छोटे छोटे कणों में बदल जाता है और फिर इनमें कार्बनिक पदार्थ मिलकर उपजाऊ मिट्टी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा की कैलाश गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर जिसमें 16 गुफा है का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है और एक ही विशाल चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़े अखंड वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। अगर बात करें प्रमुख गुफा और उनके निर्माणकर्ता में, तो अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में, इसे सातवाहन और वाकाटक वंश ने मिलकर बनाया था, विशेषकर सम्राट हरिसेन ने। एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में, इसे राष्ट्रकूट वंश के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा चालुक्य और यादव शासक मिलकर बनाए थे। बराबर और सुदामा गुफा बिहार में है, जो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। बादामी गुफा कर्नाटक में, इसे चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया है। खंडगिरी उदयगिरी गुफा उड़ीसा में है, जिसे राजा खारवेल जैन भिक्षुओं के लिए बनाए थे। करला गुफा महाराष्ट्र में, जो सातवाहन काल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य को किस वर्ष संगीत नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। 2000 में दिया गया है। और सत्रिया किस राज्य का है, असम का है। ये बार बार प्रश्न आ रहा है और इसलिए मैं आपको लगातार लोक नृत्य का मैराथन वीडियो दे चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट नाम से बना हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारा डिटेल वीडियो कराया हुआ है, जाके पंचवर्षीय योजना, साथ में लोक नृत्य, पुस्तक, लेखक, इन सभी का डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। साथ में भारतीय न्याय संहिता 2025-2023 वाला जो है BNS का, वो भी करा दी है। इन सभी के अलावा स्ट्रैटेजी जीके का मैराथन वीडियो, करंट अफेयर का मैराथन वीडियो, ये सभी कराए हुए, जाके सारे को कंप्लीट कर लीजिए। अगर बात करें असम का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया है, यहाँ पर गलत टाइपिंग है। संस्कृति, भक्ति, खासकर कृष्ण राधा और संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ, जिसे 2000 में भारत का शास्त्रीय नृत्य दर्जा मिला, जिसमें मर्दाना पुरुष और स्त्रैण महिला दोनों रूप में शामिल है और यह पौराणिक कथाओं, संगीत व नाट्य का सुंदर मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 के एशियाई युवा खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता है। 48 पदक जीता है। एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीता, जिसमें 13 गोल्ड, 18 रजत, 17 कांस्य जीता है, जो मनामा बहरीन में आयोजित प्रतियोगिता में देश के लिए एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 74 से लेकर के 78 तक मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, जो रोजगार सृजन और न्याय पर केंद्रित है, जिसमें कृषि उत्पादन और रक्षा में
आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया। साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य था। बात करें पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो मैंने जो आपके दिल्ली पुलिस प्लेसमेंट से ऐड किया हुआ है, जाके सभी को देख लीजिए, क्योंकि लगातार जो है पंचवर्षीय योजना से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य का कार्यभार किसके अधीन होता है? मुख्यमंत्री के अधीन होता है। भारत में किसी राज्य का कार्यभार मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के अधीन होता है, जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति रखते हैं, जबकि राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक और औपचारिक कार्यकारी होते हैं, जिनके नाम पर सभी सरकारी कार्य किए थे और जो मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ विवेकाधीन शक्ति भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में तापमान जो है 2000 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाता है? बाह्य मंडल में पहुंच जाता है। बात करें कुछ जितने भी वायुमंडल उन सभी के ऊंचाई की, तो क्षोभ मंडल इसकी ऊंचाई जो पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर होता है, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तक होता है। विशेषता की बात करें तो सभी मौसम जैसे बारिश, बादल, हवा यहीं होते हैं और ये सबसे घनी परत और हमें यहीं में सांस लेते हैं। समताप मंडल की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल के ऊपर है, जो लगभग 50 किलोमीटर तक है। विशेषता जो ओजोन परत इसी में होता है, जो हानिकारक यूवी किरणों को रोकता है। हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श है। ये सभी जो है समताप मंडल की विशेषता है। मध्य मंडल की बात करें, इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक होता है। विशेषता उल्का पिंड इसी परत में आकर जलते हैं और ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। उसके अलावा बात करें आयन मंडल या जिसे ताप मंडल भी कहा है, इसकी ऊंचाई 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक है। इसकी विशेषता तापमान बहुत अधिक होता है, यह अणुओं की कमी से ठंडक महसूस होता है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और कई सैटेलाइट यही परिक्रमा करते हैं। रेडियो तरंग परावर्तित होता है, यानी सभी जो है आयन मंडल में होता है। बहिर्मंडल की बात करें, इसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर से शुरू होकर हजारों किलोमीटर तक होता है। यह सबसे बाहरी परत है जहां वायु बहुत पतली होता है और हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम अंतरिक्ष में तैरता है। यह अंतरिक्ष से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मेला किस राज्य में प्रचलित? सभी को पता है राजस्थान में प्रचलित है। पुष्कर मेला मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित होता है, जो भारत के सबसे बड़े पशु मेले और सांस्कृतिक उत्सव में से एक है, जहां ऊंट, घोड़े और अन्य मवेशी का व्यापार होता है। साथ ही लोक नृत्य, संगीत और रोमांचक ऊंट दौड़ जैसी गतिविधि भी होता है, जिसे इसे विश्व प्रसिद्ध बनाता है। बात करें सूरजकुंड मेला की, तो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में लगता है, जो हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और भारत की पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह मेला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसमें दुनिया भर के कारीगर और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और यह हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। बात करें कुछ प्रमुख मेले की, तो जान लीजिए जो आगे के सीटों में पूछा जाएगा। बात करें कुंभ मेला, ये प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में, सोनपुर पशु मेला बिहार में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में और सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में शामिल है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक कारणों से आयोजित होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग 2023 के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? पॉल लिंच को दिया गया था। बात करें प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को मिला था, जिसे 26 नवंबर 2023 को लंदन में घोषित किया गया था और यह उनके डायस्टोपियन उपन्यास में आधुनिक अराजकता और लोकतंत्र के संकट को दर्शाने के लिए सराहाया गया था। बात करें 2020 से लेकर 25 तक के मुख्य बुकर पुरस्कार विजेता की, तो 2020 में जो है डगलस स्टुअर्ट को उनकी पुस्तक सगी बेन के लिए दिया गया था। 2021 का बुकर पुरस्कार डेमन गैलगेट को द प्रॉमिस के लिए दिया गया था। 2022 का बुकर पुरस्कार सेहान कारुतिलका को दिया गया था। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। 2024 का बुकर पुरस्कार समांता द हार्वे को दिया गया ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड सेजले को दिया गया फ्लैश के लिए। ये सभी प्रश्न जो है लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है।
अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो 2022 के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया जो भारत की है, और डेजी रॉकवेल अनुवादक है जो टॉम ऑफ सेनेरेथ के मकबरे के लिए दिया गया। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया। इसका जो अनुवादक है दीपा भास्ती है। किस पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1966 से 69 तक योजना अवकाश चलाने का मुख्य कारण क्या था? 1966 में भारत योजना अवकाश चलाने का मुख्य उद्देश्य तीसरी पंचवर्ष योजना की विफलता यानी 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण उत्पन्न हुआ, और संसाधन की कमी, बढ़ती महंगाई और सूखे की समस्या जैसे गंभीर आर्थिक चुनौती से निपटना, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सके और अगली योजना के लिए ठोस आधार तैयार किए सके। देख सकते हैं कितने ज़्यादा पंचवर्ष योजना से प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार जाके प्लेलिस्ट में इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निजीकरण का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सरकारी कंपनियों में दक्षता यानी एफिशिएंसी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सरकारी बोझ कम करना, राजस्व जुटाना और निजी निवेश तथा नवाचार को बढ़ावा देना ताकि बेहतर सेवाएं और आर्थिक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवंबर 2025 में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक के पदभार किसने संभाला है? विश्वजीत सहाय ने संभाला है। बात करें 2025 में भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार श्री विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर 2025 को संभाला, जो रक्षा मंत्रालय के वित्तीय प्रबंधन और लेखा जोखा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं जो भारत की रक्षा नीति और सुरक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किस अपराध के लिए अपराधी को सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया जाता है? मानहानि के लिए दिया जाता है। बात करें भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सामुदायिक सेवा अब कुछ लघु अपराध के लिए एक दंड के रूप में शामिल किया गया है, जैसे 5,000 रुपये से कम मूल्य की चोरी, सार्वजनिक स्थानों पर नशे में गड़बड़ी और लोक सेवा को रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास। इसका उद्देश्य अपराधियों को जेल भेजने का बजाय सुधारना और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ाना है, जिसमें वो समुदाय के लिए बिना वेतन के काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 9वीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की 9वीं पंचवर्ष योजना जो 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य विकास के साथ सामाजिक न्याय और समानता था, जिसका लक्ष्य कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर गरीबी उन्मूलन और पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सभी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, खासकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, जिसका मतलब है कि यह वर्तमान वर्ष की कुल उधार की आवश्यकताओं को दर्शाता है, जिसमें पिछले कर्जों पर चुकाए जाने वाले ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? विनय पिटक में बौद्ध संघ यानी कि मठवासी समुदाय के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम और अनुशासन का उल्लेख है, जिसमें उनके आचार विचार, जीवन शैली और मठवासी जीवन से जुड़े सभी विधान शामिल। इसे अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है। बात करें त्रिपिटक का यह भाग है जो बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक से पहला और सबसे प्राचीन है, जिसमें सूत पिटक उपदेश और अभिधम पिटक में दर्शन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। बात करें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, जिसने भारत के संविधान में मूल सिद्धांत और दर्शन की रूपरेखा तैयार की और बाद में यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध पूर्णिमा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह एक प्रमुख त्यौहार है, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के यानी मृत्यु के उपलक्ष्य मनाया जाता है। और यह हिंदू धर्म में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु के 9 अवतार के रूप में बुद्ध को माना जाता है और यह वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और दुनिया भर के बौद्ध समुदाय द्वारा वैशाख के नाम से भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जगदीप धनखड़ थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी की बात करें, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर बात करें भारत के संविधान में कुल जो है 389 सदस्य थे विभाजन से पहले, जिसमें 299 सदस्य बचे थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जेबी कृपलानी जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। साथ ही 9 महिलाएं भी थी। बात करें कुछ प्रमुख सदस्य में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, संघ और संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध महिला सदस्य और मौलिक अधिकार उप समिति की सदस्य थी। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और मौलिक अधिकार की उप समिति की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य देव की पूजा से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? छठ पूजा हो जाएगा, जो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बात करें छठ पूजा की मुख्य विशेषताएं, जो सूर्य देव और प्रकृति जलवायु की पूजा 4 दिनों में चलने वाला है कठोर व्रत उपवास है, जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना, संतान सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना तथा ठेकुआ जैसे परंपरा प्रसाद का वितरण, जिसे एक लोक आस्था और प्रकृति केंद्रित महापर्व बनाता है, जिसमें सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषण 2.0 योजना के तारीख कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। पोषण 2.0 यानी सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना में 6 साल से कम उम्र के बच्चे, 14 से 18 साल की किशोरियों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं, जिसका लक्ष्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण का मुकाबला करना है, खासकर आकांक्षी जिले और पूर्वोत्तर राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो चेन्नई के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और यह भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जिसमें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है। अगर बात करें कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र उनके राज्य में, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये महाराष्ट्र में, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कलपक्कम जो है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाने जाते तमिलनाडु में है। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान के कोटा के पास है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है। काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में, यह देश के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। बात करें भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया और इसे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत शुरू किया गया, जिसका मुख्य ध्यान आदिवासी आबादी पर है और इसमें जागरूकता, बड़े पैमाने पर जांच, 0 से 40 आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को और परामर्श शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बात करें भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, क्योंकि यह शहर अपने समृद्ध और विशाल सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। ठीक वैसा ही यूनाइटेड किंगडम का मैनचेस्टर शहर विश्व में अपने वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। बात करें भारत के विभिन्न शहरों के कई उपनाम हैं, जैसे जयपुर को गुलाबी शहर, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, लखनऊ को नवाबों का शहर, कोलकाता को महलों का शहर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो उनकी खास पहचान और संस्कृति को दर्शाता, जैसे हैदराबाद मोतियों का शहर और अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया। बात करें भारतीय संविधान के अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए गए जो भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली को मजबूत करते हैं। भारतीय संविधान ने दुनिया के कई देशों से प्रणालियाँ जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता लिया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका के स्वतंत्रता लिया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघवाद और अवशिष्ट शक्ति और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, साथ ही जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है ताकि भारत की जरूरतों के अनुसार एक व्यापक और संतुलित संविधान बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई ईमेल को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह कहाँ सेव रहता है? ड्राफ्ट बॉक्स में सेव रहता है। बात करें जब कोई ईमेल अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह आमतौर पर आपके ईमेल प्रोवाइडर के ड्राफ्ट फोल्डर में सेव हो जाता है, जहां से आप इसे बाद में खोलकर पूरा लिख और भेज सकते हैं। यह एक ऑटो सेव सुविधा होता है जो आपको अधूरे ईमेल को खोने से बचाता है। आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली वहाँ पर सभी पीडीएफ मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर ही लीजिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच, यानी 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में 1 साल के पास पर आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, इसलिए बाई कर लीजिएगा। जिसमें SSC, रेलवे, बैंकिंग, इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस और क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट, आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको पास प्रो बाई करने पर आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।